हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम लोग समझने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है कि ये इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, इसको समझेंगे। तो हमने एक फार्मूला मैं इसका बता देता हूँ आपको, बीओपी इक्विलिब्रियम का। जिसका फार्मूला होता है वो है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्लस एरर एंड ओमिशंस, एरर एंड ओमिशन। अगर कोई एरर ओमिशन है तो उसको रखेंगे, अदरवाइज नहीं। ये सब मिला करके क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बीओपी इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी ओवरऑल बैलेंस है वो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये कैसे हो सकता है, मान लो तुम्हारा करंट अकाउंट नेगेटिव है और कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव है। उतने ही अमाउंट का, जितने अमाउंट का इनफ्लो हो रहा है, जितने अमाउंट का इनफ्लो हो रहा है उतने ही अमाउंट का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, नेट नेट आपका बैलेंस क्या जाएगा, जीरो। आपको पता है बीओपी में हम क्या करते हैं, सारे जो भी कंट्रीज़ के साथ हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, उनको हम यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर नेट नेट अगर पॉजिटिव है तो रिसिप्ट्स हैं, नेट नेट अगर आपके आप आउटवर्ड ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, मतलब बाहर ट्रांजेक्शन्स जा रहे हैं, तो आपका आउटफ्लो है या पेमेंट आपने करी होगी। तो अगर ये दोनों लगभग सेम ही है, प्लस भी इनफ्लो भी उतना ही आउटफ्लो भी उतना, तो नेट नेट कितना हो जाएगा, जीरो। इससे इक्विलिब्रियम से क्या समझ में आता है, इक्विलिब्रियम से ये समझ में आता है कि जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं, जो हम लास्ट टॉपिक पढ़े थे, हमने लास्ट ये टॉपिक पढ़ा था ऑफिशियल रिजर्व, ये कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करती है, फॉरेक्स और गोल्ड का। ठीक है, तो इस ऑफिशियल रिजर्व पे हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, नील इम्पैक्ट होगा। ना तो रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे और ना तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, ना हमारे रिजर्व्स कम होंगे, राइट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब आते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पे। डिसइक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू, और आई वुड से नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होगा, या तो अगर ज़ीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या तो सरप्लस होगा, या तो कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको बोलेंगे सरप्लस, तो सेम चीज़ रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है या फिर डेफिसिट है, तो डेफिसिट के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ है बट नेगेटिव नंबर है। मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, लेकिन सब मिला करके नेट नेट क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है या एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये सरप्लस बोला जाएगा, डेफिसिट। इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि मतलब आपके साल के बाद या जो भी एक टाइम फ्रेम है उसके बाद आपका रिजर्व पे एक पॉजिटिव, मतलब आपका रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर रिजर्व आपके क्या हो रहे हैं, रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है या आपके रिजर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो रिजर्व के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। हमारे लिए क्या बेटर है, देखिए इनफ्लो है तो बेटर ही है, और अगर कोई चेंजेस नहीं, दैट इज़ ऑल्सो बेटर, बट व्हाट इज़ नॉट गुड इज़ आपका डेफिसिट। डेफिसिट अगर है, बहुत ज़्यादा है, तो देन दैट वुड नॉट बी कंसिडर वेरी गुड थिंग। ठीक है, और डेफिसिट में भी हमें कौन सा सबसे ज़्यादा देखना होता है, हमें देखना होता है, हमारे दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो हमको फोकस करना होता है इस करंट अकाउंट के ऊपर। मेनली इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस पर फोकस करना होता है। कैपिटल के अंदर बोरोइंग पे फोकस करना होता है। तो डेफिसिट ओवरऑल होना नहीं चाहिए, मतलब कम हो तो अच्छा है। ओवर द पीरियड अगर कम हो रहा है तो दैट इज़ गुड थिंग। अब बात करते हैं कि क्या कॉजेज़ होते हैं इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के, कॉजेज़ क्या है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिकल, ठीक है, या इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर दूसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर, और तीसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहला यहाँ पे देखिए जो आ जाएगा, मान लीजिए आपकी कंट्री में ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा तो आप इम्पोर्ट्स ज़्यादा करेंगे। इम्पोर्ट्स अगर आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो आपका ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव होगा। मतलब आप आउटफ्लो ज़्यादा कर रहे हैं, आउटफ्लो ज़्यादा करेंगे तो आप किस में चले जाएंगे, डेफिसिट में। आपका बीओपी किस में हो जाएगा, डेफिसिट में, अगर आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर जो आता है वो है आपका बिजनेस साइकिल। क्या है, बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या चीज़ होती है, मान लीजिए आप कोई रिसेशन का फेज चल रहा है, फिर उसके बाद डिप्रेशन आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ रिकवरी हो रही है, फिर उसके बाद एक कोई बूमिंग फेज आ रहा है।
तो इस तरीके का जो फेज़ होता है बिजनेस साइकिल क्या सजेस्ट करता है कि भाई अगर मान लो एक बूमिंग फेस चल रहा है, एक इंक्रीज ज़्यादा है, आपका कंट्री, आपका इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, डिमांड ज़्यादा होगा तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या नॉट ओनली इन योर कंट्री, ओवरऑल द ग्लोब। तो अगर डिमांड ज़्यादा अच्छी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो आप ऑब्वियसली सरप्लस में रहोगे, क्योंकि ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है, विच हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दिस कुड बी वन थिंग। ठीक है, अगर वैसे ही आपका बिजनेस साइकिल अगेंस्ट में रहेगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ऑब्वियसली मे बी आपका इम्पोर्ट साइड ज़्यादा हो तो उस समय आप डेफिसिट में भी जा सकते हो, या दैट कुड ऑल्सो एन थिंग दैट वी नीड टू लुक अप टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, मान लो इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा, अगर आप इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उस केस में आप एसेंशियल गुड्स हो सकता हो उसका इंपोर्ट बढ़ जाए, उसका इंपोर्ट बढ़ जाए। तो अगर इंपोर्ट बढ़ेगा अगेन आप किस में जा सकते हो, डेफिसिट में जा सकते हो। ठीक है, बीओपी डेफिसिट में जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो गई। ठीक है, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है तो क्या होगा, कहाँ पे ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, आपकी कंट्री के अंदर। अगर आपकी कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में है तो दिस वुड व्हाट लीड टू इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट। मान लो ऐसा कोई सब्सटीट्यूट है, हम इंपोर्ट कराते थे, उसका हमें कोई सब्सटीट्यूट मिल गया। तो अगर आप सब्सटीट्यूट आपके पास है तो दिस वुड लीड टू व्हाट, आपका इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, इंपोर्ट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा तो आपका क्या होगा, बीओपी सरप्लस में जा सकता है। क्लियर, डेफिसिट आपका जो है बीओपी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। मान लो आपकी कंट्री के अंदर कुछ कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अगर आपकी अच्छी हो तो हो सकता है दिस वुड लीड टू व्हाट, दिस वुड लीड टू मोर एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, बीओपी सरप्लस में आपका अगेन जा सकता है। तो दीज आर व्हाट इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स लेते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आता है, मान लो अगर किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है तो क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या किसी भी तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो हो जाएगा आपकी कंट्री में कम, लेस। ठीक है, अगेन ये अगर इनफ्लो कम होगा, ये कैपिटल अकाउंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए इनफ्लो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आप बीओपी डेफिसिट में जा सकते हैं, आप नेगेटिव आपका बीओपी का, बीओपी डेफिसिट में आप चले जाओगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक रीज़न हो सकता है आपका। अगर स्टेबिलिटी अच्छी, फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट मान ले कि इन आर कंट्री, अगर हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवर द पीरियड एफडीआई हमारे पास आएंगे, एफडीआई ज़्यादा आएंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा दिखेगा कि उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला जाए। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि बीओपी अगर सरप्लस में जा रहा है तो किस रीज़न से जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर सरप्लस में जा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। कैपिटल अकाउंट से अगर इनफ्लो ज़्यादा होता है दैट इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। ठीक है, मतलब स्पेशली बोरोइंग से नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, ठीक है, ट्रेड बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो दैट इज़ गुड, उसकी वजह से सरप्लस है तो वो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मान लो कोई ऐसी पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं पॉपुलिज्म पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप ऐसी कुछ आपका इंटरेस्ट होता है, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, या फिर कोई मान लो फॉरेन कंट्रीज़ या बिग कॉरपोरेशंस का इंटरेस्ट आप पहले रखते हो एज का, बट उनका इंटरेस्ट आप पहले रखोगे रादर देन द पीपल इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जांपल एक ऐसी मान लो पॉलिसी है जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी जो है कम कर देंगे। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वी विल रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, आपका इम्पोर्ट्स कंट्री के अंदर ज़्यादा होगा। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो अगेन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा बीओपी का। ठीक है, बीओपी का क्या होगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। तो सोशल फैक्टर में सबसे पहला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान लीजिए उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन कंट्रीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है,
हम फॉर एग्जांपल आईफोन हम प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा आजकल, तो इस केस में क्या होगा, मान लो अगर हमारे पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहीं से इंपोर्ट करेंगे। अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा उससे क्या होगा, हमारा डेफिसिट, हम क्या चले जाएंगे, डेफिसिट में जाएंगे, राइट। तो टेस्ट इन प्रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर और ये रेस्ट अक्रॉस द ग्लोब हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी कंट्री में टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है, अगर वो फेवरेबल है तो उसकी वजह से क्या होगा, सरप्लस आएगा। लेकिन वो अगर हमारे कंट्री के अगेंस्ट है, मतलब अनफेवरेबल है, तो उसमें क्या होगा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। और कौन सा डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और इसमें, मान लो कि क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिस। क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिस क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर प्रिजुडिसेस ये क्या होता है। मान लीजिए एक दो कंट्रीज़ हैं अगल बगल की, फॉर एग्जांपल आप इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, या फिर आप कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है, जो भी नियर बाई क्रॉस बॉर्डर्स जिनके हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में हो सकता है आप प्रेफर करो, मान लीजिए अगर कुछ रिलेशंस नहीं ठीक चल रहा है तो उस केस में आप हो सकता है प्रेफर करो कि आप किसी या बिल्कुल भी उसके साथ ट्रेड आप बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, आप किसी और कंट्री के साथ इंपोर्ट करना पसंद करो रादर देन उस कंट्री के। हो सकता हो थोड़ा एक्सपेंसिव हो इंपोर्ट, तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट फिर भी आप दूसरे कंट्री के साथ प्रेफर करोगे रादर देन दैट कंट्री। तो इस केस में हो सकता है आप एक्सपेंसिव इंपोर्ट प्रेफर कर लो, या फिर आप उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते थे तो आपने बिल्कुल हो सकता है बंद ही कर दिया एक्सपोर्ट करना, आप किसी और कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करो, तो इसके वजह से भी आपका बीओपी इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर एक्सपेंसिव इंपोर्ट प्रेफर करते हो या एक्सपोर्ट आपका कम है या है ही नहीं उस कंट्री के साथ, या आप लेस प्रॉफिटेबल कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट करते हो, देन दिस वुड इम्पैक्ट योर बीओपी। सो दैट्स इट। आई होप दिस इज़, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है बट आई होप दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या कॉजेज़ होते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में। ओके, बाय बाय।